नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 2 मार्च 2023। देखते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहला हमारा आर्टिकल नेशनल साइंस डे, क्योंकि अभी साइंस डे निकला है तो उसके ऊपर पढ़ेंगे। फिर खालिस्तानी आंदोलन, देन हमारी जो अर्थ की इनर मोस्ट कोर है, ई संजीवनी, हीट वेव और एमजी नरेगा। देखो भाई, जितना भी मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ उसमें आपके सारे एडिटोरियल्स भी कवर होते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मेरे पास कि मैम इसमें एडिटोरियल्स हैं या हमें अलग से कवर करना पड़ेगा। नहीं, जो यहाँ पर आपको मैं कवर करा रही हूँ वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ मेंस के लिए। क्योंकि करंट अफेयर डेली कराते हैं तो दोनों चीजों के लिए इम्पोर्टेंस आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीजों पे कवर अप करेंगे, मेंस के रिस्पेक्ट में भी और प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है नेशनल साइंस डे। उस दिन, जिस दिन सीवी रमन जो है हमारे फिजिसिस्ट, उनको क्या मिला था? नेशनल साइंस डे वाले दिन नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नेशनल साइंस डे 2023 कब, मतलब 2023 का मनाया गया, फरवरी 28 को मनाया गया, क्योंकि उन्होंने जो है रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी। और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करने के लिए उनको क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज सीवी रमन को 1930 में गया था। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहते हैं। जो विज्ञान दिवस है हमारा, दोनों के लिए यही बोला जाता है। रमन इफेक्ट जानते हैं सब लोग, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पहले कभी, हमारी 9th क्लास की जो हिंदी की बुक थी ना, मुझे आज भी याद है, उसमें एक चैप्टर था रमन इफेक्ट को, कि भाई जो हमारा कलर होता है पानी का, वो हमें ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, प्लस जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू क्यों दिखता है। तो उसे ही हम कहते हैं रमन इफेक्ट। रमन, सीवी रमन जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। उसी को मैं आपको हल्का सा बताती हूँ कि रमन इफेक्ट की डिस्कवरी या रमन इफेक्ट था क्या। देखो, रमन इफेक्ट एक ऐसी घटना होती है जब प्रकाश की कोई भी किरण जो है ना, जब वो भी किसी से भी गुजरती है, वो तरल से गुजरती है या फिर एक लिक्विड से गुजरती है, तो वो जो लिक्विड होता है वो अपनी लाइट को ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर करता है। स्कैटर का मतलब है वो और जगह पे उसको फैलाता है। और जब भी प्रकाश किसी वस्तु के साथ परस्पर क्रिया करता है तो वहां पे वो अलग अलग फैलाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक की अलग अलग होती है। तो यही चीज उन्होंने अपने यहाँ पर समझाई थी, और इसी की डिस्कवरी के तहत जो है पूरी तरीके से हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिली। हमें ये पता चला कि अगर हम बहुत ही ज्यादा तेज किरणों से यहाँ पर लेजरों का आविष्कार कर सकते हैं, और नई नई चीजें, जैसे होता है ना कि कस्टम्स वगैरह या फिर एक्सरे होता है, या आप जो कस्टम में कुछ भी ड्रग्स जा रहे हैं तो वो किरणें उसमें से क्रॉस होती हैं और पता चल जाता है कि उसमें ऐसी कोई भी कौन सी क्या चीज है। तो ये सारी चीजें की डिस्कवरी और ये सब चीजें पता चली। इससे आगे चल के, मतलब इसमें रमन ने डिस्कवरी करी, उसमें और ज्यादा चीजों को डिस्कवरी करके वहां पर बता दिया गया, और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इन्होंने एक्सप्लेन करी थी अपने तरीके से, इस पूरे को यहाँ पर समझाया था, एक्सप्लेन किया था। और लेजर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री में मतलब एक तरीके से नई जान डाल दी थी। ठीक है, केमिकल्स का इस्तेमाल, ये सारी चीजें सिखाना शुरू करा था कि स्कैटरिंग सब्सटेंसेस भी एक कोई चीज होती है, कि स्कैटर करना भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी किसी भी जगह से तरल किरण कोई क्रॉस होती है, सो हाउ इट चेंजेस द स्कैटरिंग फिनोमेना, स्कैटर कैसे होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने समझाया था इसके अंदर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, खालिस्तान। देखिए, आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा खालिस्तानी आंदोलन के बारे में। खालिस्तान आंदोलन एक अलग से, ये बहुत बीच में पहले पहले था, और अभी इसकी मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गई है। आज के टाइम पे 50 सालों के बाद पंजाब में इस मूवमेंट का फिर से स्टार्ट हो गया कि भाई पंजाब में, जो पंजाब पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों का हिस्सा था, वहां पे
खालसा को अलग कर दिया जाए, खालिस्तान को सेपरेट कर दिया जाए, अलग से एक सिख स्टेट को बनाने की डिमांड करी थी। ठीक है, पंजाब में जितने भी सिख कम्युनिटी हैं वो अलग अलग जगह पे जहां रहते हैं, एक अलग से खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। असल में खालिस्तानी मूवमेंट सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई थी 1980 के दशक में, जब चंडीगढ़, पंजाब, नॉर्थ इंडिया और बाकी जितनी भी इंडिया में कुछ कुछ हिस्सों में पंजाबीज रहते हैं, सिख रहते हैं, बेसिकली पंजाबी भी नहीं कहूंगी मैं, सिख ही कहूंगी। तो वहां पर क्या डिमांड शुरू करी थी उन्होंने कि हम एक सेपरेट लैंड चाहिए। आज के टाइम पे आप लोग भी जानते हैं इस चीज को, मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में, त्रिपुरा में भी डिमांड चल रही है। त्रिपुरा में क्या है, टिप्रा लैंड की। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और कोम्पेलोंग रीजन में किसकी डिमांड चल रही है, गोरखा लैंड की। तो ये डिमांड्स वहां पर काफी उठ रही हैं। लेकिन जो मैं बात करूं खालिस्तानी डिमांड की, इस मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था इंदिरा गांधी के समय में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो उनकी हत्या का भी कारण बना था। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी को भी उनके खुद के 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया था, असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही एक ऑपरेशन और था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है, प्रो खालिस्तानी सिख मिलिटेंट्स जो है उन्होंने यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडोज के साथ यहाँ पर परफॉर्म किया था। तो गोल्डन टेम्पल में ही ये हुआ था, 2 बार हुआ था, एक बार 1986 में हुआ था, एक बार 1988 में हुआ था। तो सिख पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर जो है वो फेस करनी पड़ी थी, और ये सारी जो चीजें उस समय में देखने को मिली थी, और यहाँ पर ये पूरी मूवमेंट को दबा दिया गया। ठीक है, पूरी मूवमेंट यहाँ पर उस समय के प्राइम मिनिस्टर्स और पूरे पॉलिटिशियंस ने परफॉर्म करके इस पूरी चीज को दबा दिया था। लेकिन आज भी जितनी भी सिख आबादी रहती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए में, वो आज भी इस पूरी चीज की क्रिटिसाइज करते हैं और सहानुभूति मिलती है इस चीज से। तो खालिस्तानी का अगर मैं बात करूं, ये चीज निकली कहाँ से, खालिस्तानी की जो पूरी जड़ें हैं ना, वो 1800 से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड करने की सोची थी सिख और हिंदुओं को, तब ये चीज आई थी। सिख जो है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो कहाँ पे रिक्रूट किए जाते थे, ब्रिटिश की आर्मी में, ताकि हिंदू रूलर्स जो है ना उनको सप्रेस कर दिया जाए, रिलीजन का हवाला देके सप्रेस कर। तो यहाँ पर उस समय शुरू हुई थी। और फिर रिलीजियस के मामले में पंजाब जो है वो तो आप जानते ही हैं कि पंजाब को डिवाइड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान में, तो बहुत से रेफ्यूजीज भी आए थे, बहुत प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हुई ही थी। तो हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पर ये चीज हुआ। हिंदू और सिख जो है वो तो इंडिया के पंजाब में आकर सिमट गए थे, और जो मुस्लिम्स थे वो सारे ईस्ट में पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। ठीक है, और लाहौर जो महाराजा रणजीत सिंह की भी कैपिटल थी वो भी पाकिस्तान में चला गया। लाहौर में वहां पे ननकाना साहिब जो है वो जगह है जहां पर आज का मतलब कहा जाता है कि वहां पर गुरु नानक देव जो है, हमारे सिखिज्म को बनाने वाले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो यहीं पर सब शुरू हो गई कि भाई हमें क्या चाहिए, पंजाबी बोलने वाले जो सिख पीपल है उनके लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड चाहिए। बहुत शुरू हुई डिमांड, डिमांड शुरू होते होते फाइनली पहले तो मना हो गई। जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई थी ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो क्या कहती है कि स्टेट्स को क्या करना है, लैंग्वेज के बेस पे रिऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से डिमांड आ रही थी। वो फिर लैंग्वेज के बेस पे रिऑर्गेनाइज कर दिया गया था, किसको, सारी स्टेट्स को। तो फिर फाइनली यहाँ पर क्या किया गया, इसके सबके बाद यहाँ पर 1966 में पंजाब से हरियाणा को सेपरेट किया गया था। पंजाब से हरियाणा को फाइनली 1966 में सेपरेट कर दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ हरियाणा वाज मेड। हरियाणा का जो मैं कह लूं कि भाई बनती है जो हरियाणा, वो इसी के तहत यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद हिंदू बोलने वाले जो है हिमाचल हरियाणा में, और जो पंजाबी बोलने वाले सिख पीपल हैं वो पंजाब में आ चले जाते हैं। और बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो चंडीगढ़ और हरियाणा इसमें भी शिफ्ट हो जाते हैं, चंडीगढ़ भी अलग से यूटी की फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है क्रिएशन होती है और लोगों में वही प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है। और फिर यहाँ पर इन सब चीजों के चलते एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब की सूबा मूवमेंट है, जो कि अकाली दल वहाँ की मेजर इंपॉर्टेंट सिख मेजोरिटी एक वो है जो बनाई गई थी वहां पर। और जब इंदिरा गांधी की 1971 के इलेक्शंस में यहाँ पर जीत जाती है और अकाली दल हार जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम ये सब भी शुरू हो जाती है।
ठीक है। तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन यही था कि भाई हमें पंजाब को एक अलग से रीजन बनाओ, जिसके अंदर हम एक अलग से खालिस्तान स्टेट बना के दो या कंट्री बना के दो, ये सारी चीजें शुरू हो जाती, उसे कहते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अकाली दल ने स्टार्ट किया था, पर जो उस समय की गवर्नमेंट थी हमारी, उसने इस पूरे के पूरे को यहाँ पर प्योरली रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, प्योरली इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इन सब से जुड़े हुए एक पर्सन है, मैं अगर खालिस्तान की बात कर रही हूँ तो मैं इस पर्सन का नाम जरूर लूंगी, दैट इज जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले करिश्माई उपदेशक थे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में खुद को अकाली दल का एक नेतृत्व के विपरीत यहाँ पर सिखों की आवाज के रूप में स्थापित किया था। जरनैल सिंह भिंडरावाला ये जो है एक कट्टरपंथी सिख समूह से बिलोंग करते थे। ठीक है। और 1980 के दशक तक भिंडरावाले का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ था, और एक मूवमेंट हुई थी जिसका नाम है धर्म युद्ध मोर्चा, और ये यहीं रहते थे गोल्डन टेम्पल में। वहीं पर ही जो मैंने बताया ना ऑपरेशन ब्लू स्टार था, वो यहीं पर हुआ था। और फिर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था कि 1984 में पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। भिंडरावाले उनके और लोगों से हथियार उठाने का आह्वान किया, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी हिंसा की घटनाएं बहुत नॉर्मल होने लग गई थी। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार परफॉर्म किया जाता है। और भिंडरावाले और जो भी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में जिन भी लोगों को, आतंकवादियों को मतलब जो बंद करके रखा गया था, उनको मुक्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर खालिस्तान की मांग और ज्यादा बढ़ने लगती है। आज भी ये खालिस्तान की मांग बढ़ने लग रही है, तभी इसको मैं करंट अफेयर्स में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली इसमें से स्टोरी समझा रही हूँ कि ऐसा ऐसा था। बाकी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट राय अलग अलग लोगों की होती है, अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट्स इसके ऊपर अलग अलग बातें करती हैं, और अलग अलग सबके ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को भी वो नहीं सोचना, बस समझना है कि ऐसी स्टोरी हुई थी। अब इसमें ओपिनियंस क्या है, एक्चुअल क्या है, वो अलग अलग चीजें हर जगह पे दी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हर एक के हो सकती हैं। बट बेसिकली जो मैं बात करूं, वो ये सब कुछ हुआ था। मैंने आपको क्रोनोलॉजी पूरी समझाई है। ये देख लीजिए, खालिस्तान की डिमांड इस तरीके से आई थी, ये रीजन को खालिस्तान कहा जाए। नेक्स्ट आता है भाई कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बना के, क्रस्ट, मैंटल, कोर। सब जानते हैं इस चीज को, ये देखो भाई मैप में, इसमें पिक्चर में देखो, क्रस्ट, मैंटल और कोर, 3 लेयर्स होती है ना अपने पास। तो ये जो 3 लेयर्स है हमारी क्रस्ट, मैंटल और कोर की, इस लेयर्स में एक नई, कोर के अंदर भी एक नई यहाँ पर जो है वो डिटेक्ट की गई है, कि एक नई और भी कोर के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज की और डिस्कवरी करी है कि जो हमारी पूरी कोर है, इसमें और ज्यादा भी अंदर डिस्कवरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्रस्ट की, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और अब एक इनर मोस्ट कोर आ गया है। क्रस्ट मैंटल कोर तो है ही, पर एक इनर मोस्ट कोर जैसी भी चीज आ गई है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में बता दूं, हम लोग क्रस्ट पे ही रहते हैं। हम लोग कौन सी क्रस्ट पे रहते हैं, हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट के एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं आपको। क्रस्ट सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सॉलिड है क्योंकि वहां पे रहना पॉसिबल है, कॉन्टिनेंट है, वहां पर रहना हमारा पॉसिबल है। 8 से 40 किलोमीटर तक मोटा होता है, और काफी ब्रिटल होता है नेचर में। और लगभग पूरे अर्थ का जितना भी वॉल्यूम है उसका 1% है ये। और ओशन और कॉन्टिनेंटल में डिफरेंट होती है। ओशन में आप लोग समझ सकते हैं कि ओशन में, ओशन है पानी है पूरा, पैसिफिक, इंडियन, सारा ओशन। और कॉन्टिनेंट में जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो अराउंड 30 किलोमीटर की आती है, और महासागरीय भूपट्टी जो होती है वो करीब 5 किलोमीटर की। ठीक है, और जितना भी यहाँ पर पूरा क्रस्ट बना हुआ है वो एक्चुअली दो चीजों से मिलकर के बना है, सियाल। SI से क्या चीज होती है, सिलिकॉन, और AL से क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो इसको कंबाइनिंगली हम क्या कहते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल इज बेसिकली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, और जो यहाँ पर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और क्रस्ट, सॉरी ओशन,
इन दोनों के बीच की जो एक सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड ने इस डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई। अब आता है मैंटल। नेक्स्ट, मैंटल में क्या होता है? ये पूरा रीजन जो अर्थ क्रस्ट के बाद, ठीक है, क्रस्ट के नेक्स्ट बाद जो रीजन आता है उसे मैंटल कहते हैं। क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी, जो कि बीच में विच्छेदन है, जो एक डिसकंटिन्यू हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि अराउंड 2900 किलोमीटर मोटा है और अर्थ की वॉल्यूम का 84% आता है, जिसके अंदर आपके सिलिकॉन मैग्नीशियम आते हैं, तभी इसको सीमा कहते हैं। सिलिकॉन किसका नाम हो गया? SI, और मैग्नीशियम Ma हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मैं डिसकंटिन्यूटी अभी आपको लर्न करवाऊंगी। ठीक है, कोर भी याद कर लेना। कोर यहाँ पर सबसे लास्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है कोर, जिसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी, जो कि बेसिकली नाइफ से मिलके बना है। Ni का मतलब क्या होता है? निकल, और Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। तो निकल और आयरन से मिलकर के ये बना हुआ है, जो कि करीब करीब अर्थ का 15% उसकी वॉल्यूम है और 32% उसका मास है, जो कि डेंसेस्ट है, बहुत ही गहरी है, डेंस है, बहुत ही घनी है। और इसमें भी दो लेयर्स हैं, इनर और आउटर। क्वेश्चन पता है कहाँ से आते हैं? इनर होती है सॉलिड और आउटर होती है सेमी लिक्विड या लिक्विड, तो ये भी पूछा जाता है। बाकी डिसकंटिन्यूटी पे देखो, एक क्वेश्चन आता है, मैं डिसकंटिन्यूटी बता देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले क्या है? क्रस्ट। कितने प्रकार का? दो, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक, महासागरीय और महाद्वीपीय। इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख रही हूँ। इनके बीच की लाइन को कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। डन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मैंटल। अब क्रस्ट और मैंटल के बीच की जो लाइन है ना, वो कहते हैं मोहो। याद हो जाएगा? मोहो। अब मैंटल भी दो तरीके का होता है, अपर और लोअर। अपर मैंटल का दूसरा नाम क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो अपर और लोअर के बीच के जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? रेपिटी। फिर उसके बाद कोर आता है। कोर भी दो प्रकार का है, इनर और आउटर। तो मैंटल और कोर के बीच की जो लाइन है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग। और लास्ट इनर और आउटर के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? लेहमैन। ठीक है भाई, ये सारे नाम जो है आपको नोट करने हैं, सारे सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसको लिख लो, सब लोग इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोगों से सवाल किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक तीसरी लेयर डिस्कवर हुई है, अब ये पूरा समझ में आ गया ना सबको? अब तीसरी लेयर जो इसमें और अंदर डिस्कवर हुई है वो क्या है? अब देखो भाई, जब अर्थक्वेक आता है, अभी आपको पता है कि अर्थक्वेक भी आया है काफी जगह पर, सीरिया में और उसमें टर्की में। तो सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया, उसका नाम क्या है? किसी को पता है उसका नाम जो है? मतलब उसका नाम इन द सेंस की, उसमें जो इंडिया ने बचाने के लिए ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, ये भी याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। तो अब यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से जो भी यहाँ पर भूकंपों द्वारा जो भी तरंगे जनरेट हुई हैं, उससे कई नई नई चीजें यहाँ पर पता चली है। देखो, कोई टीम ने ये चीज बताई है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाई अर्थ के इनर कोर में भी एक और लेयर यहाँ पे आती है, इनर मोस्ट इनर कोर, जिसका नाम उन्होंने रखा है मेटेलिक बॉल के रूप में। उन्होंने कहा ये एक तरीके की मेटेलिक बॉल है। तो अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अभी तक तो तीन थी, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, मतलब ये चार आप कह सकते हो। अब यहाँ पर पांचवी भी देखने को आ रही है, जो कि सॉलिड है, और हो सकता है आगे इसकी इंफॉर्मेशन और सारी चीजें जनरेट की जा सके, और भी इसके अंदर है। धीरे धीरे करके उनको भी हम धीरे धीरे जनरेट करके उसके बारे में भी फैक्ट्स इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ, ई संजीवनी। अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला कि ई संजीवनी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है,
डिजिटल इंडिया के लिए एक शक्ति का प्रतीक है ई संजीवनी। क्या होता है, आप टेलीफोन पे यहाँ पर डॉक्टर से आप बात कर सकते हो, फोन कॉल, ईमेल, एसएमएस, वीडियो कॉलिंग करके। उसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन आज के समय में उतना ज्यादा अभी हो रहा है, धीरे धीरे कामयाबी में जा रहा है, पर हो आगे आने वाले टाइम में 2025 तक उम्मीद है कि 5.4 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने 2020 में लॉन्च किया था। कोविड के समय इसकी बहुत मदद मिली थी। कभी ना कभी आप लोगों ने भी इस्तेमाल जरूर किया था, मैंने किया था इस चीज का इस्तेमाल, तो काफी सारा उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था। तो उससे क्या होता है कि आप डॉक्टर टू डॉक्टर भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर भी आपस में जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, रिमोट और रूरल एरियाज में डॉक्टर्स भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और पेशेंट और डॉक्टर भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, किसी भी प्रकार से एक दूसरे से बात करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया प्लेटफॉर्म, कई भाषाओं में उपलब्ध है, और लोगों के लिए मतलब एक तरीके से जो हम यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए काफी फ्रेंडली है। ठीक है भाई, आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारी चल रही है उसी के तहत ये मिशन चल रहा है, और इस मिशन ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है कि जितने भी हमारे रिमोट एरिया है जहां पर हॉस्पिटल्स की पहुंच नहीं है, लोग उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हेल्थ केयर सिटीजनशिप में काफी नया है ये। 3 साल हो गए हैं इसको और काफी सही चीज चल रहा है। और ऐसे ही जो हेल्थ कार्ड्स हैं वो भी इसी तरीके का जो है प्रमोट करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट है भाई हीट वेव। अभी आईएमडी जो है हमारा, आईएमडी क्या है, इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि भाई जो पूरा नॉर्थ और सेंट्रल वाला हिस्सा है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ेगा। जितना हमारा टेम्परेचर रहता है गर्मियों में, वो अब और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आप सोच सकते हो कि हीट वेव आएगी, ग्रीष्म लहर। मतलब आप सोच लो इस बार गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने वाली हैं भाई, बहुत ही बुरा हाल होगा इस बार। तो यही इसमें बात की गई है कि इस बार जो गर्मियां हैं, हीट वेव बहुत बुरी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर भी कंट्रोल में नहीं है। तो हीट वेव बुरी पड़ने की वजह से इस बार चांस है कि लहर एक गलत तरीके से उठ के आएगी। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 45 डिग्री तक से भी क्रॉस करेगा बाकी एरिया में, और जो हिल स्टेशन जो बहुत ठंडे रहते हैं उन एरियाज में तो 37 डिग्री से भी ज्यादा क्रॉस करेगा। तो भाई ग्रीष्म लहर की परिभाषाएं अलग अलग है, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। जितना क्लाइमेट होता है उससे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, और 1950 के बाद से ये चीज कॉमन तो बहुत हो गई है, पर आज के समय में इसको और इम्प्रूव मतलब और ज्यादा बढ़ रही है चीजें। मतलब मैं यही कहूंगी भाई कि जो लू होगी ना इस बार की, वो बहुत बुरी होने वाली है। मतलब तैयारी कर लो एसी की, और तैयारी कर लो कि बहुत हाई बिल आने वाला है भाई सबके घरों में। बड़ा मुश्किल होने वाला है चीजों को संभालना थोड़ा, है ना। क्या कॉजेज हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन तो हो ही सकते हैं इसके पीछे, बिल्कुल रीजन है। जैसे कि हम कहेंगे भाई वेस्टर्ली विंड्स आती है, पवन एक अलग तरीके से क्रॉस करती है, और अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में अपने साथ यहाँ पर भी जो है हीट वेव्स लेके आती है। ठीक है, प्रेशर सिस्टम, उच्च दाब प्रणालियां बढ़ती जाती हैं। क्या होता है ना कि जब हवा जो है नीचे की ओर चलती है तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती, कंप्रेस हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस लोकल विंड्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं पूरा पूरा, इसमें लोकल विंड्स का तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसको और ज्यादा करने में। लू, काल बैसाखी, ठीक है, ड्राई एयर, दिल्ली के अंदर लू चलना, हीट वेव्स के ना कहते हैं हम, गर्मी के थपेड़े पड़ना, ये वर्ड सुना होगा ना आप लोगों ने, तो ये काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे अपर एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी गर्म कर रही है, जो हमारे सरफेस के पास जो भी एयर बची हुई है उसको बहुत ज्यादा गर्म कर, ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तभी तो सरकार चाह रही है कि भाई अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग में ही तो आएगा। ठीक है, सारा रिजल्ट उसका ग्लोबल वार्मिंग में ही तो देखने को मिलता है। जब ये सब चीजें बढ़ती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा इम्पैक्ट हमारे हमारे ऊपर ही देखने को मिलता है ना। तो वही है बस, पहले चल रहा था 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, अब 1 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस कर गया है, अब 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस ना करे, ये भी बात आती है। ठीक है, बाकी इंडस्ट्रीज, कार्बन का एमिशन, सबसे बड़ा योगदान इसमें कार्बन एमिशन है, कि कार्बन इतने ज्यादा एमिट किए जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है।
और फिर क्या है कि इन सब चीजों की वजह से एग्रीकल्चर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत कम होने लग जाएगी। ठीक है, उनको रात को ज्यादा फिर जो है ठंडक की जरूरत होगी, तो ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी। और जितनी भी लाइफ स्टॉक है, जितने भी यहाँ पर पशु हैं उनकी समस्या यहाँ पर होगी। और जब पशुओं की डेथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। और इंडिया तो टॉप करता है मिल्क में। ठीक है, तो ये हमारी काफी चीजों में इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये सब जो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ ना, ये आपके मेंस में काम आएंगे, ये प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा। ये आएगा कि अगर भाई क्लाइमेट में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ये अपग्रेड करता है, तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी कि भाई आपका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, कोई भी वन डे आप जिसमें एग्जाम दे रहे हो जो एक ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जिसमें मेंस लिखना पड़ता है, उसमें आपका ये इम्पैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हो। तो वही है कि अब ज्यादा तेज होगा तो अगर मतलब गर्मी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, कूलिंग की, एसी की डिमांड बढ़ेगी। तो उसके टाइम पर क्या होगा कि जो पावर वाली एरियाज होते हैं जहां से पावर आती है, वो में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, ब्लैकआउट होने शुरू हो जाएंगे हीट वेव की वजह से। तो वही है कि फिर जो है आपने सुना ही होगा कि गर्मी की वजह से कितने लोगों की जानें चली जाती है। तो आपको अगर मेंस का आंसर लिखने के लिए आता है ना, तो आपने ये सब पॉइंट्स को ऐड करना है। आपने अपने मेंस के आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए जैसा प्रेजेंटेशन हमने आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वही प्रेजेंटेशन आपको हर जगह यूज करनी है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगी हमारे। ठीक है, आप एक एनर्जी का पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करोगे कि भाई रोड, हाईवे, वो सब चीजें जो है धीरे धीरे करके जो उनकी तारें होती हैं, उनका जो सीमेंट होता है, पावर के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो सब धीरे धीरे खराब होते जाएंगे। जो ट्रैक्स होते हैं, रेल रोड होते हैं, धीरे धीरे वो खराब होते जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। तो अब क्या उसके लिए हमारा प्लान होना चाहिए। भाई हीट स्ट्रोक होते हैं, बहुत तेज धूप लग गई, थपेड़े पड़ गए, अब तबीयत खराब, इंसान बेहोश हो जाता है वहीं पर ही। तो क्या लगाना चाहिए, कूलिंग प्लांट्स, ग्रीन रूफ, ये सब चीजें लगानी चाहिए। वेदर फोरकास्ट को पहले ही सारी लोकल अथॉरिटीज को बता देना चाहिए, ब्लॉक सन की रेस को ब्लॉक करने के लिए विंडो शेड्स लगवा लेने चाहिए। ठीक है, ट्री सबसे ज्यादा लगाओ ताकि वो आपको छाया दे और आपको ठंडक प्रोवाइड करते रहे। मानते हो ना सब लोग, ये चीजें हमारे सबसे बड़े काम आते हैं। और डिजाइन ही ऐसे बनाओ ताकि हीट का लोड ले सके। प्लस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर कोई चेंजेस लाने की हमें जरूरत है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा और आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और हमेशा न्यूज में रहने वाली स्कीम है। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि एमजी नरेगा में जो है बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, जो भी उनका पेमेंट आता है, पेमेंट में बहुत डिले हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, बजट में भी कटौती कर दी है। देखो, एमजी नरेगा 100 दिनों का स्कीम होता है कि आपको 100 दिन पूरे साल भर में काम जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, आपको उपलब्ध करवाया ही जाएगा। ठीक है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 7.6 करोड़ फैमिलीज ने यहाँ पर रजिस्टर कराया और 5.5 करोड़ फैमिलीज इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा, करीब करीब इनको डेली एवरेज 209 रुपए की मिलती है। हर स्टेट में डिफरेंट है, तेलंगाना में मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मिलता है, एमपी और बिहार में कम मिलता है। तो ये हर स्टेट का अपना अपना है। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, वुमेन एससी एसटी को भी यहाँ पर मिलता है, मतलब एक बेनिफिशियरी लाभार्थी के रूप में वो काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ विमेन की, तो विमेन जो है यहाँ पर उनको स्पेशली जो है उनका 1/3 बेनिफिशियरी रिजर्वेशन रहता है। विमेन यहाँ पर 1/3 बेनिफिशरीज के रूप में काम करती है। बट आज के समय में क्या है, काफी अच्छा हुआ है, वेजेस बढ़े हैं, 81% से ज्यादा वेजेस को इंक्रीज किया गया है। काफी नए स्टेप्स हैं इसके लिए कि हम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा इसमें जो एक डिले होता है। वैसे तो देखो, इस पूरे को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, ग्राम सभा की। ठीक है। अब कभी रेनफॉल आ गई, एग्रीकल्चर का सीजन नहीं है, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलती है, इरिगेशन
और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, इन सब के समय प्रॉब्लम होती है। पता है काम क्या दिया जाता है? डैम्स बनाने का, रेलवे ट्रैक्स को बनाने का, ये सारे काम दिए जाते हैं। फायदा तो पहुंचा है, इन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आएगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिलता है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन भी मिलता है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब पे भी ध्यान देने की बात की जाती है। पर इसी के साथ साथ एमजी नरेगा को और बेटर करने की जरूरत है। आपको ना यहाँ पर जो वर्क है, वर्क को और ज्यादा परिभाषित करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग नहरों और जल को बनाना, स्वच्छता के कार्य करना, ठीक है। ग्राम सभा को वैसे तो देखो पावर दी गई है ग्राम सभा को सारा कार्य आवंटन करने की, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने की, पर फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर ग्राम सभा उसको करने में नाकाम रही है, कई जगह पे किया भी है, पर इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्लस सबके लिए शिकायत केंद्र बनाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई शिकायत दर्ज कहाँ करेंगे इन चीजों के लिए? अगर लोगों को समस्या होती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्र बनाने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरत है, और थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज भी अगर इम्प्रूव हो सके तो भी बहुत बेहतर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फैब फोर या चिप फोर अलायंस क्या चीज है? ये यूएसए ने 2022 में यहाँ पर स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ पर जो भी सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री, देखो भारत तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिथियम नहीं मिलता उतना ज्यादा अमाउंट में। हालांकि अभी लिथियम मिला है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है जम्मू कश्मीर के, पर वैसे आपको लिथियम बहुत कम जगह पे मिलेगा भारत में। तो अभी यूएसए, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया में बहुत मिलता है, तो वहां पे जो फोन की चिप्स वगैरह बननी होती है, मोबाइल प्रोडक्शन काफी अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर लिथियम मिलता भी है, लिथियम, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अपने इंडिया में नहीं मिलता। तो फैब फोर या चिप फोर अलायंस जो है वो उन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर इन्होंने सेमीकंडक्टर को यहाँ पर बेटर बनाया था। तो यूएसए ने इसको स्टार्ट करवाया है, जिसमें टॉप फोर प्रोड्यूसर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स का एक ग्रुप रहेगा। तो याद रखिएगा, क्वाड ग्रुप अलग है, I2U2 अलग है, इन दोनों में इंडिया पार्टिसिपेंट है। वेयर एज फैब फोर और चिप फोर में इंडिया नहीं है, क्योंकि वहां पे मिलता ही नहीं है ना सेमीकंडक्टर। तो टॉप फोर तो वही होंगे ना जो मिलता है, जहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। और ऐसे ही मैं बात करूँ तो लिथियम ट्रायंगल, जहां पर लिथियम अच्छा खासा मिलता है, वो तीन कंट्रीज कौन सी हैं जिसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं? कौन कौन सी जगह है? लिख लीजिए। अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया। ये सब फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सियांग उंगिंग फेस्टिवल। ये एक अरुणाचल प्रदेश की आदि कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है, जो कि सब लोग एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है, राइस की कल्टीवेशन अच्छे खासे करते हैं। तो आदि कम्युनिटी एक फेस्टिवल मनाती है जिसका नाम है सियांग उइंग। देखो सियांग से याद कर लो, सियांग याद आ रहा है, ये एक ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र की, और कहाँ पे फ्लो करती है? अरुणाचल में। तो भाई देखो, मैं अपना बताऊं तो मैंने याद कैसे किया था, मैंने ऐसे ही याद किया था कि सियांग जो है वो ट्रिब्यूटरी का भी नाम है, रिवर का भी नाम है, तो दोनों को रिलेट कर दो, वो ट्रिब्यूटरी का नाम भी हो जाएगा और वैसे भी याद हो जाएगा। भाई सियांग उनयिंग फेस्टिवल ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है वहीं उसके आसपास मनाया जाता है, ठीक है। आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर जो है, स्प्रिंग सीजन जब आता है उस समय ये मनाते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो इसमें से जो है आपका ये सही लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी फोर्स वाली स्टेटमेंट में मिस्टेक है कि भाई ओनली नहीं है, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा नहीं, ओनली नहीं गलत है। ये राइस कल्टीवेशन करते हैं, ओनली नहीं, और भी करते हैं कल्टीवेशन, ठीक है। और भी छोटे छोटे आइटम्स की, वीट की, मिलेट्स की प्रोडक्शन करते हैं, बट राइस की भी करते हैं। तो ओनली वर्ड गलत है, बाकी सब सही लिखा है। वे गीले चावल की खेती करते हैं, ठीक लिखा है, पर केवल वर्ड गलत है, ठीक है। ये थे आपके आज के आर्टिकल। 6 टॉपिक्स आज फिर हम लोगों ने कवर किए हैं। इन 6 टॉपिक्स को सुनना, नोट्स बनाना, आधा घंटा निकालना है। मैं तो कहूंगी सभी लोग निकालें, अपने दिन का आधा घंटा जरूर मेरे को सुनने में लगाएं, और मुझे बताएं कि सब लोगों को समझ में आ रही है चीजें, डाउट्स अपने बताएं। और वीडियो पे कमेंट करो यार, थोड़ा बहुत बताओ, मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पे कमेंट करके बताओ मुझे समझ में आया, आपको कैसा लगा, लेक्चर्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, जय हिंद।